अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तो इलेक्शन समेत किसी भी मामले पर कोई वाजे मौकफ देने से गुरेज करते नजर आ रहे हैं। ताहम मियां नवाज शरीफ इस आजम के बावजूद कि अब वो मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, वक्तन फवक्तन फिर मुजामत के बयानिए की तरफ लौटते नजर आते हैं। बाज तज्जियाकारों की राय में नवाज शरीफ पुरानी इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद जबकि नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ पुरानी अदलिया के जजों पर तनकीद कर रहे हैं, हालांकि आज की अदलिया से उन्हें रिलीफ मिल रहा है। यहां सवाल यह है कि एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, तो नून लीगी क्यादत अवाम को कोई वाजे बयानियां देने में नाकाम क्यों है? शायद यही वजह है कि बिलावल भुट्टो मियां साहब पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं कि मियां साहब पहले 3 बार वजीर आजम बनकर कुछ नहीं कर सके, तो चौथी बार इकतदार में आकर क्या कर लेंगे? दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला जल्द होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कमेटियों का मुश्तरका इजलास नून लीग के रहनुमा अय्याज सादी की रिहायशगाह पर हुआ। जराये के मुताबिक इजलास में कौमी असम्बली के हल्कों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत हुई और IPP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए पार्टी रहनुमाओं के हल्कों की फहरिस्त नून लीग के हवाले कर दी। यहां सवाल यह है कि नून लीग तो एक बड़ी जमात है, तो आखिर क्या वजह है कि नून लीग को IPP जैसी नई जमात से सीट एडजस्टमेंट करना पड़ रही है? IPP से नून लीग की सीट एडजस्टमेंट जरूरत है या फिर मजबूरी? कुछ दिन कबल ये खबरें भी सामने आई थी कि मियां नवाज शरीफ जल्द कराची और सिंध का दौरा करने वाले हैं, जहां वो अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। यहां सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ ग्रैंड अलायंस में शामिल होने का उसूली फैसला कर चुकी है, या फिर यह मश्क सिर्फ पीपल्स पार्टी से पॉइंट ऑफ बारगेन है? आज तहरीक इंसाफ के बानी की बहन अलीमा खान ने साइफर केस में जेर हिरासत अपने भाई और साबिक वजीर आजम को बचाने के लिए बरतानिया की अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। अलीमा खान ने कहा कि हम सबको यकीन था कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाएंगे। बानी PTI को भी जुल्फिकार अली भुट्टो के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। इमरान खान के केस को किस तेजी से ले जाया जा रहा है, इस समाज से बड़ा मजाक नहीं हो सकता। सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून के ऑनरेबल मरकजी रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब एहतसाब की बात करते हैं और फिर अचानक उस पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, फिर चंद दिन के बाद दोबारा उसी का जिक्र करते हैं। पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने बात की, फिर खामोशी इख्तियार कर ली, यहाँ आकर बात की, फिर खामोशी, अब कल फिर उन्होंने एहतसाब का जिक्र किया। तो खामोशी इख्तियार करने से या बयानिया बदलने से मजीद कंफ्यूजन नहीं पैदा होगी? देखें, ये बात अमीर अब्बास समझने वाली है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया एक ही है और वो बदला नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, जाती तौर पे फैमिली के साथ ज्यादती हुई है, हमारी इज्जत तौहीन की गई, हमें डाकू चोर कहा गया, हमारे ऊपर हमें पाबंद सलासल किया गया, हमारे खिलाफ केसेस बनाए गए, उनको तेजी से चलाया गया, कुछ 150 पेशियां 100 दिनों में करके, और JIT बनी, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रही थी। यू नो व्हाट हैपेंड। तो वो कहते हैं ये जितना हमारे ऊपर हुआ, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, वो उनसे मिल नहीं सके, वो प्रॉब्लम में थी तब भी, वो कहते हैं ये सब मैं भुला देता हूँ और मैं बिल्कुल बदले की बात नहीं करता हूँ, क्लियर कहा। लेकिन एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ और जो पाकिस्तान जितना पीछे गया, वो काउंट करते हैं कि मैं जब इधर था 2017 के टाइम के ऊपर, तो मेरे होते हुए डॉलर क्या था, इन्फ्लेशन क्या थी, फूड इन्फ्लेशन 4% से भी कम थी, 2% और समथिंग थी, और वो सारी चीजें काउंट करते हैं, कम सड़कें बन रही थी, और ये एस्टिमेट हो रहा था कि अगले 5 साल भी मुस्लिम लीग नून के हैं। तो फौरन हटा के तो जो मुल्क को नुकसान हुआ, वो कहते हैं उसका मैं वरीड हूं, और मैं ये चाहता हूं कि इसका जरूर तजिया हो कि प्रॉब्लम क्या था। कल भी मैं एक प्राइवेट टीवी चैनल पे बात कर रहा था, तो मैं एक एग्जांपल ये दी कि एक ट्रेन जा रही है पटड़ी के ऊपर और अचानक वो एक्सीडेंट के शिकार होती है, पटड़ी से उतर जाती है। उसके बाद आप अगर ये कहें कि इसकी बोगियां वोगियां सीधी करो और क्रेन से उठा के पटड़ी पे चला दो और फिर ये अगले स्टेशन का सोचो कहां जाना है, पीछे भूल जाओ,
तो मसला सिर्फ ये होगा कि यू डोंट नो, आपको ये नहीं पता कि जिस पटड़ी पे चल रही है, जिस माहौल में ये काम कर रही है, क्या उस पटड़ी का कोई नुकसान था, कोई प्रॉब्लम था, क्या ये कोई सैबोटाज एक्टिविटी थी, क्या ड्राइवर की वीकनेस थी, क्या इसकी जो अंदर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स थी उसमें कोई प्रॉब्लम था। मतलब है देयर आर सो मेनी थिंग्स, ब्रेक्स तो नहीं फिर भी, ताकि बिल्कुल जब जब आप आप उनको आप बता नहीं पा रहे हैं ठीक करें उसूली और तौर पर। आइंदा ये गलतियां ना हो। जल और साहब, उसूली तौर पर आपसे कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता, और उसूली तौर पर मियां साहब से भी इख्तलाफ नहीं हो सकता। वो भी सही फरमा रहे हैं, आप भी सही फरमा रहे हैं कि या तो एहतसाब होना चाहिए, या कम से कम हम आइडेंटिफाई कर सके, हम डायग्नोज कर सके कि ये किसने क्या किया, जिसे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कहते हैं। इस पे कोई मियां साहब से इख्तलाफ नहीं कर रहा। मियां साहब खुद अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। अगर उनके साथ ज्यादती हुई, और यकीनी तौर पर ज्यादती हुई होगी, तो वो ज्यादती जनरल बाजवा या जनरल फैज हमीद साहब ने, क्योंकि जिसका नाम वो खुद लेते रहे, क्योंकि ये नाम तो कोई और सुनिया, ये उन्हीं की तरफ से आया था। तो फिर उनको इस पे कायम भी तो रहना चाहिए ना, कि हाँ अब इन लोगों ने किया, हम इनको कहते कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम हम दुकान के सामने रखे तो सही कि उन्होंने क्या किया। वो तो इस बात पे भी कायम नहीं रहे। देखिए, आपने ये नोट किया होगा कि वो थ्रू आउट क्रिस्टल क्लियर है। देखिए, ये बात सिर्फ चंद आर्मी के ऑफिसर्स की नहीं है कि आप बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं या फैज का दे रहे हैं। इन टोटलिटी वी विल हैव टू सी। हम मियां साहब एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बड़ी बात ये कर रहे हैं कि दो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स का सिर्फ मसला नहीं है। मसला ये है कि हमारे जुडिशियल सिस्टम किस चीज के ऊपर, इसकी क्या बुनियाद है। मसला ये है कि हमें भी अपने गिरबान में देख रहे हैं कि क्या पॉलिटिकली हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, या क्या कोई इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के रोल का क्या था, और ये कैसे हुआ। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल था जो कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के आई, तो उन्होंने क्या किया। तो जब एक इन टोटलिटी एक एनालिसिस करेंगे और आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इश्यूज है, और फिर दयानतदारी के साथ उसका अजाला करेंगे कि नहीं, आइंदा अगर ये होना है तो ये नहीं होना चाहिए, आपको अदलिया के निजाम में ये इस्लाहात लानी चाहिए। वो इस तरह की एक मेगा पिक्चर देते हैं और वो कहते हैं कि वो करना चाहिए। तो इसलिए एब्सोल्युटली। और बाकी ये है कि देखिए, वो लोगों से मिल रहे हैं, सारों के साथ इंटरेक्शन है उनका। हम कभी भी ये नहीं कहते कि इंतखाबात पोस्टपोन होने चाहिए, ये भी कंकॉक्शन है कई लोगों की। हम कहते हैं कि जमहूरियत ही मजबूत होगी और आइन की पासदारी होगी तो मुल्क आगे चलेगा, और कोई वे आउट है ही नहीं हमारे पास। लेकिन जमहूरियत को चलाने के लिए भी कुछ ग्राउंड रूल्स होने चाहिए ना। ट्राइकाटमी ऑफ पार का जिक्र आता है कि उसके ऊपर चले। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी अल्लाह करे इलेक्शन के ऊपर आके फेयर इलेक्शन हो, हम कहते हैं मुल्क के मफाद में है। और जो पार्टी है, बाकी आपने बात की कि इत्तेहाद करते हैं, तो ये गुड है ना, मुल्क के मफाद के मैं अंदर इत्तेहाद अगर आप ये। जैसा मैं इत्तेहाद के जी ऊपर जी मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, उससे पहले ये फरमाएगा कि जैसे मैंने अलीमा खान साहबा का जिक्र किया, इमरान खान साहब की बहन का, वो फरमा रही है कि जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया, उसी तरह से मेरे भाई के साथ भी हो रहा है या होने जा रहा है। तो अब मियां साहब अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र तो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दौर में भी किसी के साथ कहीं कोई ज्यादती ना हो रही हो, और फिर आज से 10-15 साल के बाद एक और ज्यादती का एक पंडोरा बॉक्स खुल रहा हो। ये बात अमीर बात साहब की बिल्कुल ठीक है और सच्ची बात है। अगर हमारे अंदर खुदा खौफी है और हम ये समझते हैं कि आइडियल एनवायरनमेंट के अंदर मुल्क को आगे चलना चाहिए, और ये हम समझते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, और हम ये कहते हैं कि अबेटमेंट में जुल्फकार अली भुट्टो को शामिल करके तो उनको जो हैंग किया गया, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जुडिशल मर्डर था। लेकिन जो दूसरी पार्टी है, कल मैं रजा कसूरी, अहमद रजा कसूरी साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा था 15 बुलेट फायर किए गए, मेरा फादर हलाक हुआ, इसके अलावा हमारे ऊपर अटेम्प्ट हुई, मेरे पास ये प्रूफ है। वो तो ये अभी अदालत में दोबारा खोला तो उनको पता चलेगा। ये जुडिशियल से मैं हम यही कहते हैं कि किसी का भी जुडिशियल मर्डर ना किया जाए और उसको विक्टिमाइज ना किया जाए। और आप सच्ची बात कह रहे हैं कि जो खराबियां लेट से जुल्फकार अली भुट्टो के साथ अगर हुई या नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, तो वो अभी किसी और कायद के साथ या पीटीआई की क्यादत के साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और हमें बिल्कुल खुदा खौफी करके और जस्टिस करना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि नवाज शरीफ का तो हमने क्रिएट किया ना, जेआईटी बनी, ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जज लगा दिया, और फिर उनको गालियां दी, ऑलमोस्ट माफिया फलाना, ये सिसिलियन माफिया, ये वो बिल्कुल पर्सनल नंगे होके तो उनके ऊपर वो चढ़ाई करने की कोशिश किया। फिर क्या, ये कन्विक्टेड क्रिमिनल
वो हालांकि पूरा जुडिशियल प्रोसेस खत्म भी नहीं हुआ था अभी तक, और अब जब सुरखरू हो गया तो अभी कोई कहता है लाडला हो जाएगा, कभी उस वक्त बगले बजाते थे, उस वक्त कोई ये जो अहले ज़मीर है सो कॉल्ड, ये नहीं खड़े हुए कि देखें ये बड़ा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। देखिए हम में से कोई भी फरिश्ता नहीं है, खा वो हम एस्टेब्लिशमेंट की जो हमारे लोग हैं, खा पॉलिटिशियन है, खा मीडिया के लोग हैं, खा अदलिया के लोग हैं, गलतियां हर कोई करता है, लेकिन द पॉइंट इज कि आपको ये सारा अलाउंस रख के इंसाफ तो देना चाहिए ना। मियां नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिला था और अभी उसका अजाला हो रहा है, तो बहुत से लोगों को पेट में दर्द है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा भी हमें अपने अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स की जाए, जो भी नई हुकूमत आए, और फिर ये जो बैठ के एक ऑल पाकिस्तान मीटिंग हो, ऑल पार्टीज मीटिंग हो, और उसमें अपना एक किबला क्लियर करें और प्रायोरिटी दें अपनी एक सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर को, ये टेररिज्म की लानत को, नेशनल यूनिटी को। ये इंपॉर्टेंट इश्यू है। फॉरेन पॉलिसी में आपकी तनाई न रहे, डिफेंस में आप मजबूत हो, ताकि ये जो आपके अंदर अंदरूनी और बैरूनी हमले हो रहे हैं कौमी सलामती को, इसको खत्म किया जाए। तो ये अल्लाह के करम से यू विल सी ग्रेजुअली विल गेट इनटू दैट थिंग। सही। अब अलायंसेस पर जरा फरमाइएगा कि क्या वजह है नून लीग इनफरादी हैसियत में किसी भी सूबे में इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रही। पंजाब में आईपीपी के साथ अलायंस कर रहे हैं, बलूचिस्तान में बाप के साथ अलायंस कर रहे हैं, केपीके में जेयूआई के साथ अलायंस कर रहे हैं, सिंध में एमक्यूएम, जेयूआई और जीडीए की बाकी जमातें। तो ये हर जगह पे अलायंसेस का सहारा क्यों नून लीग को ढूंढना पड़ रहा उसकी देखिए वजह यह है, पहली बात तो यह है कि अलायंसेस कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल एक्टिविटी तो नहीं है ना। है? जहां कई दफा कई मुल्कों की मिसालें आप ले लें, कई जगह ओवर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आप देख ले, कई दफा ओवरवेलमिंग लेबर थे, कई दफा ओवरवेलमिंग कंजर्वेटिव थे, कई दफा उनको इत्तेहाद भी करना पड़ा। तो जब आप ये देखते हैं कि ये फेजेस आती हैं कई मुल्कों के अंदर, कि जो जमातें कई दफा तो 2/3 मेजॉरिटी में आ जाती है, और कई दफा हालात ऐसे होते हैं कि आप ये समझते हैं कि आपको टाइम नहीं मिला, आपने वो सियासत नहीं की, मुल्की हालात ऐसे हैं, तो आपको अलायंस पे, और फिर उसमें भी आप ये नहीं देखते कि मेरी पार्टी का क्या फायदा होगा। वो जरूर अपने तौर पे आपके ज़हन में होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है सही। कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, इनको हल कैसे करना है। उसके लिए क्या हम सोलो फ्लाइट पे चलें या सबको साथ लेके चलें। तो आई एम श्योर कि अभी हमारी जो जमात है उसमें नवाज शरीफ साहब की यही पॉलिसी है कि जितने लोगों को मिलाया जा सकता है और उनको हुकूमत के अंदर शामिल किया जा सकता है। आइडियली तो एक जमात की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हो तो उसकी ब्लैकमेलिंग भी नहीं होती। 2/3 हो तो सही। वो इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। सिंपल हाँ। मेजॉरिटी हो तो बाकी पार्टियां आपको ब्लैकमेल नहीं करती। लेकिन हालात अभी इस किस्म के हैं कि जमातें सूबों की तरफ जा रही हैं, पीपीपी उधर है राइट। अपने सिंध के अंदर, और इसी तरह हम चाहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। इनके नेशनल क्रीडेंशियल्स होने चाहिए पार्टियों के, लेकिन उसको खत्म, अब इस जो ड्रॉबैक है इसको दूर करने के लिए ये जरूरी है कि हम इनको सबको कुछ सीट एडजस्टमेंट करें, साथ मिलाएं, और इन्वॉल्व करें सबको साथ और मुल्क को लेकर आगे चला निकालें। जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान के 2 सीनियर मोतबर सहाफी हमारे साथ होंगे, सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अफ्रीकी मुल्क घाना गुज़श्ता कई दहाइयों में शदीद सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी मसाइल से निबर्द आज़मा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहां 7 बार लगातार आम इंतखाबात किए गए, जबकि 3 बार पुरअमन तरीके से इक़्तिदार की मुंतकिली हुई। इसी तरह सन 1864 में अब्राहम लिंकन अमरीका के सदर थे। उस वक्त अमरीका में खाना जंगी अपने उरूज पर थी। मुशीरों ने अब्राहम लिंकन को मशवरा दिया कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, क्योंकि सिविल वॉर की वजह से इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल है और दोबारा इलेक्शन भी जीत नहीं सकेंगे। लेकिन लिंकन ने कहा, अगर हम जंग के बस में जमहूरियत को मुअत्तल कर देते तो आप बुनियादी तौर पर जंग के मकसद को कम कर रहे हैं। चुनाचे नवंबर 1864 में सिविल वॉर के दौरान ही सदारती इंतखाबात का इनेकाद हुआ और अब्राहम लिंकन सदर मुंतखब हो गए। ये मिसालें जाहिर करती हैं कि निजाम के तसलसल और जमहूरियत की महराज हासिल करने के लिए इंतखाबात का तसलसल और शफाफियत कितनी अहम है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश तशवीशनाक इक्तसादी और सियासी मसाइल का वाहिद हल भी सिर्फ एक मुस्तहकम हुकूमत है।
जो जरूरी और अहम फैसले करने का इख्तियार रखती है। लेकिन यह सिर्फ साफ और शफाफ आम इंतखाबात की सूरत में ही मुमकिन है। इस वक्त मुल्क तेजी से आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ सियासी रहनुमा खुद ही इस मामले में शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारी के हतमी मरहले में है और इलेक्शन कमीशन 17 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा। गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया से करवाने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर पंजाब में इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जस्टिस अली बाकर नशवी ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि दरख्वास्त में कौमी मामले से मुतल्लिक निशानदही की गई है, जिस पर लार्जर बेंच की तश्कील जरूरी है और इसलिए अब यह फाइल चीफ जस्टिस को भेजी जा रही है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी अहम पेशरफ सामने आई है और इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग रोक दी है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अहम बयान में कहा है कि पीटीआई मुल्क में 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। मजीद यह कि आज लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली और दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल 15 दिसंबर को इन दरखास्तों पर समाअत करेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के दो मारूफ सीनियर सहाफी इरशाद आरिफ साहब और आमिर गौरी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इरशाद आरिफ साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, ये फरमाएगा कि इलेक्शन की तरफ तो हम जा रहे हैं, इंतखाबात तो यकीनी तौर पर होंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम जिस माहौल में इलेक्शन में दाखिल होंगे, ये इलेक्शन किस किस्म का होगा? देखिए, ये जो आज कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो बज़ाहिर तो बिल्कुल दुरुस्त है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अगर आर ओ होंगे तो वो ज़ाहिर बात है मातहत हैं हुकूमत के, और हुकूमत के हवाले से सब जानते हैं कि किसकी हुकूमत है, कहाँ कहाँ किसको फेर मिल रही है। तो एक खाम खा का इबहाम होगा, शक व शुबा पैदा होगा, इंतखाबात की जो साख है वो मजरू होगी। तो माजी में भी यही होता रहा है कि हमेशा अदलिया से अफसरान लिए जाते रहे हैं। उसके बावजूद आरोज़ पर आपको याद है कि 2013 के इलेक्शन में ज़रदारी साहब ने कहा था कि ये आरोज़ का इलेक्शन था, एतराज़ात हुए थे, लेकिन उतने नहीं हो सकते। अवाम कम अज़ कम मुतमईन होते हैं कि ठीक है जी, जजेस किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के मातहत नहीं है तो वो मुनसिफाना इंतखाबात कराएंगे। तो लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये तो इलेक्शन मुलतवी कराने की एक साजिश हो रही है। इससे पहले ज़रदारी साहब ने खामखा कह दिया कि ये अगर कुछ दिन के लिए मुलतवी भी हो जाए इलेक्शन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से इलेक्शन की साख को खुद सियासतदान खुद मजरूह करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि कोई और वो सियासतदान जो ये समझ रहे हैं कि अगली हुकूमत हम बना रहे हैं, हमारे लिए मैदान साफ़ है, हमें हमारी मर्ज़ी का माहौल दिया जा रहा है, लेकिन वही इलेक्शन के बारे में शकूक शुबात पैदा कर रहे हैं जो अनफॉर्चुनेट है। जब अदालत ने कह दिया कि ये, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि ये पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी की तारीख, और इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि हम इलेक्शन मुनसिफाना, शफाफ, गैर जानिबदाराना कराएंगे, तो उसके बाद तो शक व शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बातें होती हैं तो उसके बाद लामुहाला बहस शुरू होती है। बहस की वजह से अगर मिसाल के तौर पर जो आरोज़ एग्जीक्यूटिव से या इंतज़ामिया से लिए जा रहे हैं और उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर इल्ज़ामात हैं कि जी वो फ़लाँ पार्टी को फेवर कर रहे हैं या फ़लाँ शख्सियत से उनका ताल्लुक़ है और फ़लाँ मौके पर फ़लाँ पार्टी के फ़लाँ लोगों से वो ज़्यादती कर चुके हैं, तो इस तरह तो इंतखाबात की साख जो है वो नहीं बनेगी। और आपको याद है कि पाकिस्तान में इंतखाबात की साख के हवाले से हमेशा सवालात उठते रहे हैं, लेकिन वो कभी इलेक्शन कमीशन पर नहीं उठे और जो इंतज़ामी मशीनरी होती है इलेक्शन की वो नहीं उठे, वो किसी और तरफ से उठाए जाते थे, किसी और की तरफ इशारे होते थे। लेकिन अब अगर इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है उसकी साख पर ही सवालात उठना शुरू हो जाएं तो फिर मसाइल ज़्यादा ख़राब होंगे और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं।
गैर आमिर इखराज गौरी साहब, इलेक्शन के नतायज बुरी तरह भुगत चुके हैं। सही। आमिर गौरी साहब, अगर डीसीओस को, जैसे अभी पहले उनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया, वो डीसीज या पुलिस, वो इंतजामिया जो एक ही जमात के खिलाफ गुज़श्ता कई महीनों से कार्रवाइयां कर रही है, जो डीसीज बार बार एमपीओ के तहत तहरीक इंसाफ के लोगों को डिटेन करते हैं और फिर अदालतें उनको जमानत देती हैं, फिर उनके खिलाफ और केसेस बन रहे हैं, फिर पुलिस कार्रवाई कर रही है एक तरफा तौर पे, किसी और सियासी जमात के खिलाफ पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही सिवाय एक जमात के, और वो इंतजामिया के लोग बहरहाल सामने हैं जो कर रहे हैं। और इसी इंतजामिया को अगर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या बाकी इंतखाबी इख्तियार दे दिए जाएंगे तो फिर कैसे इनके ऊपर एतमाद करेंगे लोग? अमीर, थैंक यू वेरी मच। देखें, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है ना, उसमें हर 4-5 साल के बाद जब भी इलेक्शन हुआ है, तो कोई भी इलेक्शन जो है वो शकूक व शुबात से बालातर तो है ही नहीं। और होता ही है कि जो पाकिस्तान के सियासी लीडर हैं, वो चाहे ऑर्गेनिक हैं या वो मैन्युफैक्चर्ड है, उन्हीं को ज़्यादा एतराज़ होता है इस वजह से कि जब वो पावर में आ जाते हैं और पावर को एंजॉय करने लगते हैं तो फिर पावर से निकलना नहीं चाहते। वो ये समझते हैं कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। हालांकि अवाम आज तक पाकिस्तान में इस्तेमाल तो हुई है बाज़ लोगों को इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत में लाने में, लेकिन उस अवाम के ज़रिए लीडर्स को निकाला नहीं गया, वो निकलते किसी और तरह है। और उस वजह से ये तमाम लोग जो हैं ये अपने आप को सही मानों में यकीनी तौर पर अवाम का लीडर समझने लग गए हैं। अब सवाल ये है कि सारे लीडर, आपको पता है, पिछले कुछ अरसे से मुसलसल अवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सियासत में रहना और सियासत के अंदर हुकूमत में रहना अवाम के हक में है। अवाम जो है वो बेचारी, उससे 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना। तो अभी जो इलेक्शन है जिसके अंदर फर्ज किया जो पहले शुबहात जो थे वो अदलिया पे भी थे, ठीक है ना। अब मसला ये है कि अगर आप अदलिया के ऊपर, कुछ अरसे पहले आपको पता है एक पार्टी जो है उसको बेपनाह शकूक थे, दूसरी कहती थी कि नहीं ये अदलिया तो कमाल की अदलिया है। अब जो इस वक्त अदलिया है उसके बारे में पार्टीज जो हैं क्रिटिसिज्म करने वाली वो चेंज हो गई हैं। इससे पिछले वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी यानी एस्टेब्लिशमेंट, उसके ऊपर एक पार्टी कह रही थी कि हम एक पेज के ऊपर हैं, इनसे बड़ा आज तक कोई डेमोक्रेट ही नहीं हुआ। फिर उसी पार्टी ने उन्हें जानवर कहना शुरू कर दिया। अब दूसरी पार्टी जो उनको क्रिटिसाइज कर रही थी, वो अब जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उससे उम्मीदें हैं। तो देखें, जो असल झगड़ा है ना, वो तो पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान है, ठीक है ना। और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई जो स्टेक होल्डर है वो नॉन पॉलिटिकल है। ऑल स्टेक होल्डर्स आर पॉलिटिकल नाउ, इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट। तो अब उसमें अगर फर्ज किया बाज लीडर्स को इस तरह लग रहा है कि कल तक मैं किसी का चहीता था, अब नहीं हूं, और कल मेरी पार्टी जो सबसे चहीती थी कल नहीं होगी, तो फिर वो सारे के सारे जो मसाइल हैं वो चूंकि सियासी तौर पर तो हल कर नहीं सक रहे, तो लिहाजा उनका जो मुझे लगता है कि निशाना अदलिया है और इंतजामिया है। और इससे जो नुकसान होगा पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में, उसमें अवाम का कोई हाथ नहीं होगा, उसमें ये सारे लोग जो पावर में रहे हैं या पावर में आना चाहते हैं, इनके ऊपर जो इल्जाम है वो इनके कंधों पे। राइट। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से वापसी पे तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान अभी भी हवा में तहलील है। अगर बल्ला इंतखाबी निशान के तौर पे मिलेगा तो क्या होगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है इरशाद आरिफ साहब और आमिर गौरी साहब। इरशाद आरिफ साहब, तहरीक इंसाफ क्या इंतखाबी निशान की मोहताज है इस वक्त या नहीं, या वाकई उसको हर हाल में इंतखाबी निशान यही चाहिए होगा इलेक्शन जीतने के लिए, और अगर ये नहीं मिलता तो पार्टी इलेक्शन में जा भी सकेगी या नहीं जा सकेगी, और अगर जा सकेगी और किसी और इंतखाबी निशान से जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? ये हमारी जो रूलिंग एलीट है उसमें सारे इदारे भी शामिल हैं और हमारी सियासी जमातें भी शामिल हैं। इन्होंने कसम उठा ली है कि माजी से कोई सबक नहीं सीखना, किसी गलती को सुधारना नहीं है। देखें, भुट्टो साहब और की पीपल्स पार्टी का निशान वापस ले लिया गया था, तो उसके बाद 3 दफ़ा तो वो इक़्तिदार में आ चुके हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका? और अब एक और पार्टी के साथ आप ये सलूक करेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा? मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी। भाई, एक पार्टी को जो भी अपने आप को रजिस्टर कराती है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर होती है, उसको हक है इलेक्शन लड़ने का और उसकी मर्ज़ी के इंतखाबी निशान उसको मिलना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन जिस तरह की
तकनीकी बुनियादों पर नॉकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इससे इलेक्शन कमीशन की साख भी मजरू हो रही है, इलेक्शन की साख भी मजरू होगी। और देखें, बुनियादी तौर पर हमारे माशरे में और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जहाँ जमहूरियत थोड़ी मजबूत हो रही है, इंडिया को शामिल करें, फ़र्क क्या है कि वहाँ जो भी हुकूमत आती है वो अक्सर अवाम उसके साथ होते हैं, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है और उसकी वजह से उसकी पॉलिसियों को चूँकि अवामी कबूलियत हासिल होती है तो वो एक तसलसल होता है और अवामी कबूलियत की वजह से वो पॉलिसियाँ कामयाब होती हैं। हमारे यहाँ एक हुकूमत ऐसी मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है जिससे लोग पहले दिन से ही बदजन होते हैं और लोग उनकी पॉलिसियों को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होते। नतीजतन वो पॉलिसियाँ तसलसल अख्तियार नहीं कर सकती और अदम तसलसल अदम इस्तेकाम को जो है वो अदम इस्तेकाम की बुनियाद बनता है। लेकिन ये एक मामूली सी बात जो है, सादा सी बात है, हमें समझ नहीं आ रही और हम कोशिश करते हैं हम हर इलेक्शन को खुद मुतनाज़ बनाने की ताकि कोई मुस्तहकम हुकूमत कायम ही ना हो सके। ये जो हमारे यहाँ यानी 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत, हैवी मैंडेट की हुकूमत भी जब ख़त्म होती है तो मिठाइयाँ क्यों बांटी जा रही होती हैं? क्योंकि पहले दिन से शक होता है कि ये हैवी मैंडेट जो है ये अवाम ने नहीं दिया, किसी और ने दिलवाया है। वरना आपके सामने है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि एक मजबूत और मकबूल क़यादत को हटाया जाए और लोग मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को भी अब किसी दबाव के बगैर फैसले जो हैं जमहूरी बुनियादों पर, आइनी बुनियादों पर, कानूनी बुनियादों पर करने चाहिए। जैसे इलेक्शन तहरीक इंसाफ में हुए इसी तरह सारी पार्टियों में होते हैं। या तो आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के इलेक्शन खुद करवाए, एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए और मैं इसके हक में हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो वो मुल्क में भी जमहूरियत नहीं ला सकती। लेकिन अगर आपने बाकी चीज़ों को कबूल किया हुआ तो उसको कबूल करें, एक बात। दूसरा यही ये सवाल है कि यही सवाल मैं अगर आमिर एक गौरी साहब के पास लेके जाना चाहूंगा। ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया। आमिर गौरी साहब, हम जानते हैं ऑन द फेस ऑफ इट हर पार्टी इलेक्शन करवाती है, कोई 4 साल बाद, कोई 5 साल बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। लेकिन वो एक ड्रिल है और उस ड्रिल के पीछे की हकीकत हम जानते हैं कि एक ही तरह के लोग उस पार्टी इलेक्शन में मुंतखब होकर पार्टी स्ट्रक्चर में सामने आ रहे हैं 40-50 साल से। लेकिन कभी इलेक्शन कमीशन ने उन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन नहीं किया और अगर कभी उसके खिलाफ दरख्वास्त भी आई हो तो उसको भी कभी ऐसे स्क्रूटिनाइज नहीं किया जैसे ये किया जा रहा है। ना कभी उसके नतीजे में किसी पार्टी के सिंबल को यू क्वेश्चन मार्क बना दिया गया। ये सारा जो तीर आजमाई है वो इसी पार्टी के ऊपर होगी अब। आपने तीर का नाम ले लिया, मैं लेना नहीं चाहता था। एक दो चीजें छोटी छोटी वो लाइटर वेन में मुझे याद है कि जो 2013 का इलेक्शन था ना, तो उसमें मैं उस वक्त लाहौर में रहता था, तो हमारे पड़ोसियों का जो चपड़ासी था ना, वो अमीर बेपना पॉलिटिकल कैरेक्टर था। हर वक्त जो है ना वो मेरा ख्याल वो देखता रहता था टेलीविजन के ऊपर पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, और उसके बाद वो गली के अंदर जो बाकी सारे लोगों के नौकर चपरासी थे ना उनको वो लेक्चर देता था। तो जब इलेक्शन आया तो मैंने उससे पूछा कि हसन तुमने किसको वोट डालना है भाई? कहता है सर मैंने ना साइकिल पे बैठ के तीर की तरह जाना है और शेर पे निशान लगा के आ जाना है। सही है। अब मसला ये है, मतलब मुझे उसकी वो स्टेटमेंट भूलती नहीं है। और दूसरा शख्स है ना, मतलब अब मुझे लगता है कि अब लोग जो हैं वो कहेंगे कि जी मैं इसी तरह बैठ के मुख्तलिफ चीजों पर जाऊंगा और शायद बल्ले के साथ क्रिकेट खेलूंगा। लेकिन इमरान खान साहब को याद है कि वो कहा करते थे कि जी मैं एक बॉल से 3 विकेट्स जो है ना वो बस लेने वाला। तो अगर क्रिकेट ही की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाए तो अगर आपका जो बल्ला है उस पे कुछ जोर से बॉल आ जाए ना, लग जाए, या बल्ले की बॉल जगह कोई पत्थर मार दे तो बल्ले का हैंडल टूट जाता है। लेकिन कमिंग बैक जो क्वेश्चन है आपका, देखें अमीर, ये इट्स अ वेरी सैड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो पिछले ऑलमोस्ट अगर 75 साल नहीं तो कम से कम 74 साल से या कम से कम 70 साल से तो पर्सनैलिटीज को जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है। वो सिस्टम को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इस मुल्क को सपोर्ट नहीं कर रहा। बाहर की जिसको मिसालें देते हैं ना, अमेरिका या बरतानिया की, लेट से, वहां पे जमहूरियत जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज की नहीं है। और जो सबसे बड़ा रूल है यहाँ पे वो ये है कि अगर बरतानिया की मैं मिसाल दे दूं कि अगर फर्ज किया एक प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी को, यानी लीडर ऑफ द हाउस होता हुआ, इलेक्शन में लेके जाए और पता लगे कि सीटें जीतनी थी 300 और उसने 298 जीती हैं,
और वो हुकूमत नहीं बना सकेगा, तो फिर और अलायंस भी ना बना सके, तो उसको अपनी पार्टी की लीडरशिप छोड़नी पड़ती है अगर वो गवर्नमेंट नहीं बना सकता। हमारे यहाँ ये सही जो लोग हैं, अभी देखें ना, अगर फर्ज की मिसाल ले लें कि नवाज शरीफ जिस वक्त पहली दफा पॉलिटिक्स में आए थे, उस वक्त मार्गरेट थैचर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थी इंग्लैंड में, उन्हें फौत हुए भी एक अरसा गुजर चुका है। दरमियान में मतलब जॉन मेजर आए, दरमियान में टोनी ब्लेयर आए, गॉर्डन ब्राउन आए चले गए, डेविड कैमरून आए चले गए। हमारे यहाँ अभी भी सही वो साहब लोग नहीं आए। कहते हैं शख्स को जो है ना वोट देना है। अब उस चीज में जहां पे सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी यानी भुट्टो थे, ठीक है ना, तो उसमें अब इमरान खान भी शामिल हो गए, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये पार्टीज जो हैं, ये पर्सनैलिटीज हैं, ये 3-4, या ये पार्टीज हैं, और फिर अवाम को हम किस लिए कह रहे हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, या किसी शख्सियत को वोट देना है। और फिर आखिरी एग्जैक्टली बात कहने, आपको सिर्फ 2 चीजें जो है मिसाल दे दूं, मुझे एक वर्ड याद आते हैं, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी जुबान के 9 खतरनाक तरीन लफ्ज ये हैं कि आपका कोई दरवाजा खटकाए और जब दरवाजा खोलें आप, तो उसको ये कहें कि आई एम फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आई एम हेयर टू हेल्प। ये उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी के खतरनाक तरीन लफ्ज हैं कि मैं हुकूमत की तरफ से आया हूं और आपकी मदद करना चाहता हूं। और दूसरी चीज, चर्चिल के ये वर्ड्स थे, किसी ने पूछा कि अच्छा सियासतदान क्या होता है, तो उसने कहा था अच्छा सियासतदान वो होता है जो अवाम को वादे बेच सके और उसके बाद वो वजूहात बेच सके कि वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए। हमारे यहाँ वो निजाम चल रहा है। बहुत जबरदस्त। मेरा ख्याल है इसी इसी पंचिंग लाइन पे प्रोग्राम को यहाँ खत्म करना पड़ेगा। और दोनों मेहमानों ने इंतहाई खूबसूरत बात की। असल जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी का ना होना है। जब वहां डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर आपके यहाँ मुकामी हुकूमतों की जमहूरियत भी नहीं है, और फिर वहां उसके बाद पूरे इंतखाबी निजाम में भी आपको कहीं जमहूरियत उस तरह नजर नहीं आती जैसे होनी चाहिए थी 70-75 साल गुजरने के बावजूद। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब और आमिर वाली साहब हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। देखते रहिएगा जमहूरियत।